डियर स्टूडेंट्स, प्लांट पैथोलॉजी में आज हम रोल ऑफ टॉक्सिन्स के बारे में पढ़ेंगे। टॉक्सिन्स क्या होते हैं और वह डिजीज़ करने में कहाँ तक सक्षम होते हैं, उनका पैथोलॉजी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और होस्ट पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। Microbial toxins in plant disease. Living plant cells are complex system in which many interdependent biochemical reactions are taking place in a well-defined manner. जैसा कि हम जानते हैं, जितने भी लिविंग प्लांट सेल्स है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एक जटिल सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल प्रक्रियाएं चलती रहती है जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है, निर्भर करती है, और यह पूरी प्रक्रियाएं एक के बाद एक प्रॉपर वेल डिफाइंड मैनर में चलती रहती है। इस जो रिएक्शंस हैं, इससे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस चलती रहती है जो कि लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब कि प्लांट सेल के अंदर निरंतर कई तरह की बायोकेमिकल प्रक्रियाएं चलती रहती है जो कि पादप के जीवन यापन के लिए बहुत आवश्यक हैं। इसमें किसी भी प्रक्रिया में अगर डिस्टर्बेंस हो जाता है, एनी डिस्टर्बेंस इन दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस, इस वजह से इनकी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वह रुक जाती है और इस वजह से उनका डेवलपमेंट रुक जाता है। ये जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, बायोकेमिकल प्रोसेसेस प्लांट के अंदर चलती रहती है, अगर किसी भी वजह से इसके अंदर कोई रुकावट आ जाती है, कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो यह डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ कर देता है, उसके अंदर रोग जनित हो जाता है। इन फैक्टर्स में कुछ जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनको टॉक्सिन्स कहा गया है। मतलब टॉक्सिन्स क्या है? यह एक तरह के माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि सेल के अंदर रिलीज़ होते हैं या सेल के बाहर रिलीज़ होते हैं और जो कि बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। बहुत लो कंसंट्रेशन में भी यह सेल को डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर देते हैं। प्लांट पैथोलॉजी में जो टॉक्सिन टर्म है वह एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए यूज़ की गई है जो कि पैथोजन के द्वारा रिलीज़ होती है या फिर इसके होस्ट के द्वारा रिलीज़ होती है या फिर होस्ट और पैथोजन के इंटरैक्शन के बाद रिलीज़ होती है। तो यह जो है टॉक्सिन, यह बहुत कम कंसंट्रेशन पर भी लिविंग होस्ट प्रोटोप्लाज्म को इन्फ्लुएंस कर देता है और इस वजह से डिजीज़ डेवलप हो जाती है या उसमें डिजीज़ कॉजिंग सिम्टम्स हमको नज़र आने लगते हैं। तो टॉक्सिन्स आर वेरी पर्टिकुलर मेटाबोलाइट जो कि सेल्स के द्वारा रिलीज़ होते हैं और वह बहुत कम कंसंट्रेशन पर भी प्लांट के अंदर डिजीज़ करने में सक्षम होते हैं। इट मीन्स जो टॉक्सिन है इज़ इंजूरियस और लीथल, मतलब यह घातक है, बहुत हानिकारक इसके प्रभाव रहते हैं। ये टॉक्सिन्स जो हैं यह डायरेक्टली कार्य करते हैं होस्ट के प्रोटोप्लास्ट पर और उसकी सेल्स को डैमेज कर देते हैं या फिर किल कर देते हैं। कुछ टॉक्सिन्स जनरल प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन के रूप में काम करते हैं और बहुत सारी प्लांट स्पीशीज़ की जो अलग अलग फैमिलीज़ हैं उन सभी को प्रभावित करते हैं। और कुछ टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर प्लांट स्पेसिफिक ही होते हैं, सिर्फ उसी पर्टिकुलर वैरायटी पर काम करते हैं। तो इस तरह से जो टॉक्सिन्स हैं वो होस्ट स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और होस्ट नॉन स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। यह जो टॉक्सिन्स हैं, अधिकतर जो टॉक्सिन्स हैं यह मल्टीपल फॉर्म्स में अवेलेबल रहते हैं। तो टॉक्सिन्स क्या है? एक तरह के मेटाबोलाइट्स हैं जो कि प्लांट्स के अंदर बनते हैं या तो पैथोजन के द्वारा या होस्ट के द्वारा या होस्ट और पैरासाइट के इंटरैक्शन के द्वारा प्लांट्स के अंदर सिक्रीट होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं। यह सेल के अंदर भी हो सकते हैं और सेल के बाहर भी उपस्थित हो सकते हैं। यह बहुत कम कंसंट्रेशन पर भी डिजीज़ कॉज करने में सक्षम होते हैं और उसके बाद डिजीज़ सिम्टम्स को शो करते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स। व्हीलर एंड ल्यूक ने 1963 में 3 ब्रॉड क्लासेस टॉक्सिन्स की दी थी जिनका नाम है फाइटोटॉक्सिन,
वाइवोटॉक्सिन एंड पैथोटॉक्सिन अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन। इनके ओरिजिन के हिसाब से, मतलब ये सेल में कहाँ ओरिजिनेट होते हैं, उसके हिसाब से व्हीलर एंड ल्यूक ने टॉक्सिन्स को 3 ब्रॉड क्लासेस में डिवाइड किया था, फाइटोटॉक्सिन, विवोटॉक्सिन्स एंड पैथोटॉक्सिन्स। द फर्स्ट वन इज फाइटोटॉक्सिन। जो फर्स्ट वन है वह है फाइटोटॉक्सिन। इट इज़ एनी कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ माइक्रोऑर्गेनिज्म विच इज़ टॉक्सिक टू प्लांट इज़ फाइटोटॉक्सिन। कुछ भी, कोई भी कंपाउंड जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाता है और वह प्लांट के लिए टॉक्सिक होता है, उसको फाइटोटॉक्सिन नाम दिया गया है। दीज आर नॉन स्पेसिफिक, मतलब ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होते हैं। इनसाइड फ्यू और नन ऑफ द सिम्टम्स that are incited by pathogen, and as happens in most cases show no relation between toxin production and pathogenicity। मतलब वह टॉक्सिन जो कि माइक्रोब्स बनाते हैं और प्लांट पर टॉक्सिक होते हैं वो फाइटोटॉक्सिक कहलाते हैं। ये जो फाइटोटॉक्सिक्स हैं ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक या पैथोजन स्पेसिफिक नहीं होते हैं। इनके द्वारा प्लांट के अंदर कोई भी पिक्यूलर या पर्टिकुलर सिम्टम्स नहीं डेवलप होता है, और जैसे कि बहुत सारे केसेस में होता है, इनका टॉक्सिन प्रोडक्शन और पैथोजेनिसिटी में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। जब टॉक्सिन जो है अगर वो फाइटोटॉक्सिक टाइप का है तो ज़रूरी नहीं है कि वह पैथोजेनिसिटी और उसके सिम्टम्स भी शो करें। तो दीज आर नॉन स्पेसिफिक, और यहाँ पर टॉक्सिन प्रोडक्शन और पैथोजेनिसिटी ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग एजेंट में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, और यह बहुत कम या कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इनके एग्जाम्पल है अल्टरनेरिक एसिड जो कि अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा बनता है, और एक एग्जाम्पल है इसका लाइकोमेरास्माइन जो कि प्लांट के अंदर बनता है। द सेकेंड वन इज विवोटॉक्सिन। डायमंड एंड रैगनर ने 1953 में यह टर्म स्टार्ट करी थी। उन्होंने विवोटॉक्सिन को डिफाइन किया था एज ए सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन द इन्फेक्टेड होस्ट बाय पैथोजन और इट्स होस्ट which functions in the production of the disease but is not itself the initial agent of the disease। इन्होंने जो विवोटॉक्सिन की डेफिनेशन दी थी उस तरह से दी थी कि यह एक ऐसा पदार्थ है जो कि इन्फेक्टेड होस्ट में बनता है पैथोजन के द्वारा, और यह डायरेक्ट डिजीज़ को कॉज करने का एजेंट नहीं है। यह डिजीज़ को प्रमोट तो करता है परंतु यह डायरेक्ट डिजीज़ कोजिंग नहीं है। यह एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इन्फेक्टेड होस्ट में बनता है पैथोजन के द्वारा या फिर उसके होस्ट के द्वारा, और यह डिजीज़ कोजिंग में डायरेक्ट एजेंट का रूप में कार्य नहीं करता है। यह डायमंड एंड रैगनर ने 1953 में दिया था। इसके जो 3 क्राइटेरिया जो अपन इसके बारे में विवोटॉक्सिन के बारे में हम पढ़ सकते हैं वह है इट मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम डिजीज्ड प्लांट बट शुड नॉट प्रेजेंट इन द हेल्दी प्लांट। मतलब इसको हम डिजीज प्लांट से आइसोलेट कर सकते हैं परंतु यह हेल्दी प्लांट में उपस्थित नहीं होना चाहिए। डिजीज प्लांट में तो इसकी उपस्थिति ज़रूरी है परंतु हेल्दी प्लांट में यह नहीं होना चाहिए। सेकेंड वन है इसका इट मस्ट बी कैरेक्टराइज्ड केमिकली, मतलब ये केमिकली आइडेंटिफाइड कंपाउंड होना चाहिए, इसको हम सेपरेट कर सकें केमिकली। थर्ड है इसका पॉइंट when introduced in a pure form into healthy plant it must produce the symptoms of the disease or a portion of syndrome। फ्यूजेरिक एसिड एंड पिरिकुलेरिन आर एग्जाम्पल्स ऑफ वाइवोटॉक्सिन। अगर हम इसको प्योर फॉर्म में, इसके केमिकल फॉर्म को अगर हम हेल्दी प्लांट में इंट्रोड्यूस करें, उसके अंदर एंटर करें, तो यह उस डिजीज़ के रिगार्डिंग उसमें सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स जिसके आधार पर हम विवोटॉक्सिन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 1, यह हेल्दी प्लांट्स में नहीं होना चाहिए बट डिजीज प्लांट्स में से इसका आइसोलेशन मस्ट है, आइसोलेट कर लेना चाहिए वहाँ से। सेकेंड वन इज़ कि इसके अंदर कुछ केमिकली इम्पॉर्टेंट, ये केमिकली आइडेंटिफाइड होना चाहिए, मतलब इसको हम केमिकली आइसोलेट कर सकें। और अगर हम इसको केमिकली प्योर फॉर्म में अगर हम हेल्दी होस्ट के अंदर डालते हैं तो यह वहाँ पर डिजीज़ कॉजिंग सिम्टम्स
प्रोड्यूस करेगा। तो एग्जाम्पल्स हैं इसके फ्यूजेरिक एसिड, लाइकोमेरेस्माइन, पिरिकुलेरिन, यह इसके पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स हैं। इसीलिए यह टॉक्सिन क्या होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, विच कैन अफेक्ट द प्रोटोप्लाज्म ऑफ मैनी अनरिलेटेड प्लांट स्पीशीज़। यह जनरली नॉन स्पेसिफिक होते हैं और कई प्लांट स्पीशीज़ के प्रोटोप्लाज्म को इफेक्ट कर सकते हैं और यह इस तरह से केमिकली आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। तो दीज आर विवोटॉक्सिन्स जो कि एज ए सब्सटेंस होस्ट में प्रोड्यूस होते हैं, सिर्फ इन्फेक्टेड प्लांट में होते हैं, हेल्दी में नहीं होते हैं। और इनके बारे में डायमंड और रैगनर ने 1953 में यह टर्म दी थी। The third one and the important one is pathotoxins. These toxins play a causal role in disease production and produce symptoms characteristic of the disease in susceptible plants. व्हीलर और ल्यूक ने 1963 में बताया था कि पैथोटॉक्सिन्स होते हैं, यह कोजल रोल होते हैं या कोजिंग एजेंट होते हैं डिजीज़ प्रोडक्शन में, और यह प्लांट के अंदर उन सिम्टम्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि डिजीज़ के स्पेसिफिक होते हैं। ससेप्टेबल प्लांट के अंदर ये ऐसे सिम्टम्स शो करते हैं। यह जो टॉक्सिन्स हैं मे बी प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजन, होस्ट और इंटरेक्शन बिटवीन देम। इनको होस्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है, इनको पैथोजन भी प्रोड्यूस कर सकता है, और या फिर ये होस्ट और पैथोजन के इंटरेक्शन के द्वारा भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इसके लिए पर्टिकुलर स्ट्रिक्ट सेंस में यह एक टॉक्सिन होता है और इसके लिए जो 3 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पोस्टुलेट किए गए हैं। द टॉक्सिन विच विल प्रोड्यूस ऑल द सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज़, यह वो सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा जो कि डिजीज़ की कैरेक्टरिस्टिक है। द सेंसिबिलिटी ऑफ द टॉक्सिन्स विल बी कोरिलेटेड विद ससेप्टिबिलिटी टू द पैथोजन, मतलब जितना ज़्यादा ससेप्टिबल पैथोजन होगा उतना ही सेंसिटिव वो टॉक्सिन के प्रति होगा। और टॉक्सिन प्रोडक्शन बाय द पैथोजन विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू कोज डिजीज़, मतलब टॉक्सिन प्रोडक्शन जो है पैथोजन के द्वारा वह उसकी डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी पर इफ़ेक्ट ज़रूर डालेगा। तो ऐसा टॉक्सिन जो इन 3 क्राइटेरिया को फॉलो करता है और जो एक मेजर कोजल रोल प्ले करता है डिजीज़ कॉज करने में, ऐसे टॉक्सिन्स को पैथोटॉक्सिन्स कहते हैं। ये जो कंपाउंड्स है दीज प्रोड्यूस ऑल और मोस्ट ऑफ द एसेंशियल सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ इन ससेप्टिबल होस्ट। या ससेप्टिबल होस्ट के अंदर उसके सारे सिम्टम्स जितने उसके आइडेंटिफाइंग सिम्टम्स हैं उनको सबको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है विक्टोरिन। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पैथोटॉक्सिन इज विक्टोरिन। नाउ वी विल लुक द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन्स ऑन द प्लांट टिश्यूज। पादप उत्तक के ऊपर टॉक्सिन्स का क्या इफेक्ट पड़ता है यह हम देखेंगे। It is difficult to separate the effect of toxins from those of other biochemicals on plant tissues during pathogenesis. It is difficult, जनरली हम टॉक्सिन के इफ़ेक्ट को दूसरे बायोकेमिकल इफ़ेक्ट से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज मैनी इफ़ेक्ट्स सच एज इंक्रीज्ड होस्ट रेस्पिरेशन आर कॉमन टू मैनी टाइप ऑफ टिश्यू इंजरीज, क्योंकि टॉक्सिन्स भी होस्ट रेस्पिरेशन वगैरह को इंक्रीज कर लेता है। तो दूसरे जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन, यह सब भी टॉक्सिन्स के प्रेजेंस में ऑल्टर हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और हम टॉक्सिन के द्वारा जो प्रभाव है उनको दूसरे बायोकेमिकल चेंजेस से डिफरेंट नहीं कर सकते हैं। द पॉसिबल मैकेनिज्म्स ऑफ फाइटोटॉक्सिसिटी इन्वॉल्व द फॉलोइंग। यह पॉसिबल मैकेनिज्म्स हो सकते हैं जिसके अंदर की टॉक्सिन्स प्लांट सेल्स के अंदर कहाँ रिएक्ट करते हैं। नंबर 1 है चेंज इन सेल परमिएबिलिटी। ऑल डिजीज्ड टिश्यूज शो चेंज इन सेल वॉल परमिएबिलिटी। हर टिश्यू में सेल वॉल परमिएबिलिटी में चेंज आ जाता है। सम शो दिस इफेक्ट इवन बिफोर एनी विजिबल सिम्टम ऑफ द डिजीज अपीयर। कुछ पादपों में तो यह चेंज कोई और सिम्टम आने से पहले ही, सबसे पहले जो चेंज होता है प्लांट में वह होता है सेल वॉल की परमिएबिलिटी में, सेल परमिएबिलिटी में चेंजेस आते हैं। अकॉर्डिंग टू व्हीलर एंड ल्यूक,
ये जो इवेंट है इट सीम्स टू बी द फर्स्ट स्टेप इन फंक्शनल डिसऑर्डर्स कोज्ड बाय पैथोजेनेसिस। यहाँ से सबसे पहले पैथोजेनेसिस की शुरुआत होती है अकॉर्डिंग टू व्हीलर एंड ल्यूक। ल्यूक और व्हीलर के हिसाब से यहाँ पर से सबसे पहले पैथोजेनेसिस की शुरुआत होती है। मतलब जो सबसे पहले पैथोजन का इफेक्ट होता है वह सेल परमिएबिलिटी पर पड़ता है। जो जब ये डिसऑर्डर आता है सेल की जो नॉर्मल परमिएबिलिटी चेंज होती है, मतलब वहाँ से पैथोजेनेसिस स्टार्ट हो गई है। Some of the toxins kill plant cells by altering the permeability of the plasma membrane, thus permitting loss of water and electrolytes and also unrestricted entry of substances including toxins. कुछ जो टॉक्सिन्स होते हैं वो प्लांट्स की सेल्स को किल कर देते हैं, मार देते हैं। किस तरह से? सबसे पहले तो वो होस्ट सेल की परमिएबिलिटी को चेंज कर देंगे। जब परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी तो उसके अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस अंदर आ जाएंगे जो कि प्लांट सेल के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं और उसके लाइफ सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट्स को भी वो बाहर निकाल देते हैं। The plasma membrane consists largely of lipids and proteins. Toxins probably either destroy them or interfere with the mechanisms involved in their synthesis. Permeability को ग्राउंड लेवल पे किस तरह से चेंज करते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है, तो टॉक्सिन्स या तो प्लाज्मा के मेम्ब्रेन के लिपिड और प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर उनके मैकेनिज़्म जो उनका ट्रांसपोर्ट परमिएबिलिटी का जो मैकेनिज़्म है, क्या इलेक्ट्रोलाइट का पानी अंदर आएगा या सेल से बाहर जाएगा, ये जो इंटरेक्शंस है उसको उसके अंदर इंटरफियर कर देते हैं और इस इंटरफेरेंस के बाद वह सेल की परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है। दस परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इज़ इंक्रीज्ड, परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, वाटर लॉस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाते हैं और कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस अंदर आ जाते हैं। लाइकोमेरेस्मिन, फ्यूजेरिक एसिड, पिकोलिनिक एसिड, Victorin and other toxins are known to affect permeability of the cell. कुछ जो टॉक्सिन्स हैं लाइकोमेरेस्मिन, फ्यूजेरिक एसिड, पिकोलिनिक एसिड, विक्टोरिन, यह सबसे पहले सेल की परमिएबिलिटी पर प्रभाव डालते हैं। अगर हम विक्टोरिन की बात करें तो यह जो टॉक्सिन है यह परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है ससेप्टेबल टिश्यू में एट वेरी लो कंसनट्रेशन। सब बहुत कम कंसंट्रेशन पर भी टॉक्सिन्स अपना इफेक्ट डाल देते हैं और इस वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है वह लीक करने लग जाती है, मतलब उसमें से पानी बाहर निकलने लग जाता है। दीज सेल्स कैन नॉट एक्यूमुलेट सॉल्ट्स एंड अदर सब्सटेंसेस। इस कंडीशन में जब परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है, ऑल्टर हो जाती है, तो वह सॉल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को अपने अंदर मेंटेन करके, रिटेन करके, एक्यूमुलेट करके नहीं रख सकते हैं और यह वाले जो इफ़ेक्ट्स हैं यह जनरली ससेप्टेबल प्लांट्स में ज़्यादा दिखाई देते हैं, परंतु अगर इन टॉक्सिन्स का हायर कंसंट्रेशन हो तो यह इफ़ेक्ट जो रेजिस्टेंट होस्ट हैं उसके अंदर भी दिखाई दे सकते हैं। मतलब ससेप्टेबल होस्ट में तो टॉक्सिन्स का बहुत कम कंसंट्रेशन होता है तो भी परमिएबिलिटी रिगार्डिंग सिम्टम्स दिखाई दे जाएंगे, परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है, पर रेजिस्टेंट वैरायटी में परमिएबिलिटी को चेंज करने के लिए लिटिल हायर कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन इज़ रिक्वायर्ड। सबसे पहले जो एलिमेंट, मिनरल एलिमेंट लॉस होता है सेल से वह है पोटेशियम। तो पोटेशियम तो चीफ मिनरल है, मुख्य मिनरल है जो कि सेल परमिएबिलिटी में सबसे ज़्यादा लॉस होता है इसका। द सेकेंड इफेक्ट इज डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। सबसे पहले परमिएबिलिटी में चेंज हुई और परमिएबिलिटी में चेंज के साथ ही बहुत सारी ऐसी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है होस्ट सेल की, वह भी प्रभावित हो जाती है। द डिस्टर्ब्ड सॉल्ट बैलेंस इन द प्रोटोप्लाज्म कॉजेज इंक्रीज इन रेस्पिरेशन। सबसे पहले जब ये सॉल्ट इम्बैलेंस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, तो इस वजह से सेल का रेस्पिरेशन इंक्रीज़ हो जाता है। The loss of water or other substances causes malfunctioning of the enzyme system and finally resulting in drying of cell. मतलब जब पानी निकल जाता है, अदर सॉल्ट कंसनट्रेशंस ऑल्टर हो जाते हैं, चेंज हो जाता है, तो सबसे पहले इसके अंदर एंजाइम्स का जो सिस्टम है वह माल फंक्शनिंग हो जाती है, वह प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाता है और फाइनली सेल ड्राई हो जाती है। कोएगुलेशन और हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन
occurs through blocking of enzyme system. जब एंजाइम सिस्टम ब्लॉक हो जाते हैं टॉक्सिन्स के द्वारा, तब प्रोटीन्स कोएगुलेट हो जाते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, या फिर उनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, मतलब वह भी फंक्शनिंग करने में असमर्थ रहते हैं। और इस वजह से जो टॉक्सिन्स हैं वह एंटी मेटाबोलाइट्स के रूप में काम करते हैं। इस वजह से जो उसके मेटाबोलाइट्स है वो ख़त्म हो जाते हैं। कुछ जो एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ मिथ्योनाइन बाय टेबटॉक्सिन। एक तरह का टॉक्सिन है टेबटॉक्सिन, जो कि मिथ्योनिन के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। इसी तरह पिरिकुलेरिन है, ये पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज सिस्टम को प्रभावित करता है। विक्टोरिन है, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को प्रभावित करता है। फ्यूजेरिक एसिड और पिकोलिनिक एसिड है, यह कुछ चिलेट रिंग कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं हैवी मेटल्स के साथ, और इस वजह से यहाँ पर एंजाइम सिस्टम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता है। तो टॉक्सिन रेजिस्टेंट टिश्यूज जो होते हैं वह इनएक्टिवेट द टॉक्सिन और हैव ऑल्टरनेट एंजाइम सिस्टम फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। जो सेल का नॉर्मल मेटाबोलाइट्स है वह प्रोसेसेस डिस्टर्ब हो जाती है। सबसे पहले जो है प्रोटोप्लाज्म का जो सेल की परमिएबिलिटी है वह चेंज होती है, इस वजह से वाटर लॉस होता है, सॉल्ट्स का लॉस होता है और टॉक्सिन सब्सटेंसेस अंदर आ जाते हैं। जब सेल में से इलेक्ट्रोलाइट्स और सॉल्ट्स बाहर निकल जाते हैं तो उसके अंदर के जो रेस्पिरेशन है वह इंक्रीज़ हो जाता है और कुछ जो एंजाइम्स हैं वह प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से यह जो टॉक्सिन्स है वो एंटी मेटाबोलाइट का काम करता है अगेंस्ट सम ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, जो इस तरह से यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखा है कि ये प्रोटीन का कोएगुलेशन कर लेते हैं, प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं। कुछ जो टॉक्सिन्स है इसके एग्जांपल्स के साथ हम समझेंगे। जो टेबटॉक्सिन है यह मेटाबॉलिज्म ऑफ मिथ्योनाइन के साथ इंटरफेयर करता है। पिरिकुलेरिन पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज सिस्टम के साथ काम करता है, उसको इंटरप्ट करता है, उसको डिस्टर्ब करता है। जो विक्टोरिन है ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो क्रेब्स साइकिल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है वहाँ पर ये इंटरफेयर करता है। फ्यूजेरिक एसिड और पिकोलिनिक एसिड जो टॉक्सिन्स हैं यह कुछ हैवी मेटल्स के साथ चिलेट रिंग कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं ताकि वह हैवी मेटल्स फिर एंजाइम्स के साथ रिएक्ट करके उसके अंदर इंटरफेयर करते हैं। यह तो सब ससेप्टिबल टिश्यूज़ में है। अगर कोई रेजिस्टेंट वैरायटी है तो उसके अंदर या तो यह जो टॉक्सिन्स हैं इनको इनएक्टिव करने के कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं या फिर उसके अंदर कुछ ऑल्टरनेटिव एंजाइम सिस्टम्स पाया जाता है सेल की दूसरी प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने के लिए। तो इस तरह से जो टॉक्सिन्स हैं वो परमिएबिलिटी को इन्फेक्ट करते हैं एंड देन थ्रू परमिएबिलिटी वो सेल के कई मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को भी इंटरफियर करते हैं, उसमें भी बाधा डालते हैं। इसके साथ ही अदर मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो इंटरफेयर करते हैं ग्रोथ रेगुलेटरी सिस्टम के साथ भी। इट इंटरफेयर विद ग्रोथ रेगुलेटरी सिस्टम्स ऑफ द प्लांट एंड मे कॉज स्टिमुलेशन ऑफ होस्ट ग्रोथ। सम टॉक्सिन्स इनहिबिट रूट ग्रोथ, स्टोमेटल डिसफंक्शंस एट्सेट्रा। मतलब यह जो उसके सिंपल ग्रोथ जो रेगुलेशन है उसको अंदर भी इंटरफेयर करते हैं, उसके रूट की ग्रोथ को, शूट की ग्रोथ को भी इंटरफेयर करते हैं, उसको भी प्रभावित करते हैं। कुछ पैथोटॉक्सिन्स में स्टोमेटल डिसफंक्शंस भी पाया गया है। फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मी एक तरह का फ्यूजेरियम द्वारा सिक्रेटेड एक यह क्या करता है, ये एक थर्मोस्टेबल टॉक्सिन बनाता है even in the soil around the roots and which causes browsing of roots and their restricted development. Fusarium molliniforme wilt diseases करते हैं। यह एक ऐसा टॉक्सिन बनाते हैं जो थर्मोस्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर पर भी यह कार्य कर लेता है। सॉइल के अंदर भी यह रूट्स के अराउंड जमा हो जाता है और इस वजह से रूट्स के जो डेवलपमेंट है उसको कंट्रोल करता है और उसका जो डेवलपमेंट है वह कम होता है। तो इस तरह की जो फिज़िकल ब्लॉकिंग इफ़ेक्ट होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स के, यह भी मैकेनिज़्म ऑफ फाइटोटॉक्सिसिटी बाय टॉक्सिन्स, यह जो है यह फिज़िकल ब्लॉकिंग कर देते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स की, ये जो फाइटोटॉक्सिक्स होते हैं, और ये इस तरह से जो ग्रोथ है, सिंपल जो ग्रोथ है प्लांट की, उसको भी
इफ़ेक्ट डालते हैं। तो इस तरह से जो इफ़ेक्ट ऑफ टॉक्सिन्स है, मुख्यतः पहला है परमिएबिलिटी पे, जिसकी वजह से इसके अंदर इन एंड आउट ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स बाधित हो जाता है। यह वह किस प्रकार करता है, लिपिड्स और प्रोटीन्स की जो मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं, या तो वो उसको डैमेज कर देता है या फिर उसके अंदर कुछ ऐसी डिफॉर्मिटीज़ ले आता है जिसकी वजह से वह प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं। दूसरा, यह एंजाइम को प्रभावित करता है और सेल की कई मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को प्रभावित करता है। और तीसरा, यह इसकी ग्रोथ से संबंधित रेगुलेटरी जो प्रोसेसेस होती हैं, रूट ग्रोथ, शूट ग्रोथ, स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इनको भी प्रभावित करता है। तो इस तरह से टॉक्सिन्स पैथोजेनिसिटी में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्रदान करते हैं। Thank you dear students. This is all about the introduction of toxin in plant pathology. आगे हम इसमें टाइप ऑफ टॉक्सिन्स, होस्ट स्पेसिफिक और होस्ट नॉन स्पेसिफिक के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ टॉक्सिन्स की डेफिनेशंस देखी है, उनके क्लासिफिकेशंस देखे हैं और उनके प्लांट टिश्यूज़ पर, मेटाबोलाइट्स पर और उनकी फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस पर, परमिएबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। थैंक यू।